नमस्कार किसान भाइयों। धान की खेती की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन धान की खेती की शुरुआत में मुख्य जो होता है वो धान की नर्सरी प्रबंधन। धान की नर्सरी प्रबंधन के लिए पहला स्टेप आता है जमीन की तैयारी, जमीन का सिलेक्शन और उसमें बिजाई। तो किसान भाइयों, जमीन आपको कैसी पसंद करनी चाहिए? जो जमीन पसंद करते हो तो एक लेवल में होनी चाहिए, और अगर लेवल में ना हो तो आपको लेवल करना पड़ेगा। वहां पे पानी एक सरखा जमा होना चाहिए। दूसरा, धान की खेती के लिए, नर्सरी के लिए आप जो जमीन का टुकड़ा पसंद करते हो उसमें कहीं छाव नहीं आनी चाहिए। पूर्णतया सुबह से शाम तक सूर्य प्रकाश आना चाहिए। तो ये दो बातें खास ध्यान रखनी है। उसके बाद में मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो कि भाई मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, पानी अच्छी तरह से सोख पाए ऐसी होनी चाहिए। बलुई मिट्टी नहीं चलेगी। अगर मिट्टी बलुई से हल्की मध्यम है तो मध्यम तक चलेगी, और वहां पे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल के आप उसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा सकते हो। लेकिन बिल्कुल बलुई मिट्टी जो है वो नहीं चलेगी। अभी आता है कि आपको कितनी जमीन चाहिए। तो आपको 1 एकड़ यानी 4000 स्क्वायर मीटर की जमीन अगर है आपकी 1 एकड़ के लिए, तो उसका 10% यानी 400 वर्ग मीटर आपका नर्सरी का एरिया होना चाहिए। 400 वर्ग मीटर में जो आप धान की बीज लगाते हो वो आप 1 एकड़ में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। बिजाई के लिए आपको क्या करना है? तो कि क्यारियां बनानी है। तो क्यारिया का माप कैसा होना चाहिए? 2 से 3 बार आपको अच्छी तरह से गुड़ाई जुताई करके मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना के आपको 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई में और लंबाई में 5 मीटर, और अगर आपको 5 मीटर से बढ़ाना है तो 5-5 मीटर के अंतराल पे आपको छोटी नाली बनाना है। यानी कि एक क्यारी दूसरी क्यारी 1 से 1.5 मीटर, दूसरी 1 से 1.5 मीटर, तीसरी 1 से 1.5 मीटर। तो उस तरह से 1 से 1.5 मीटर की साथ में बना सकते हो, और लंबाई में 5-5 मीटर आगे जा सकते हो। उसके बीच में आपको लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ में नाली बनानी है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप क्यारियां बना के उसमें बिजाई कर सकते हो। इस तरह से मिट्टी तैयार की आपने तो बिजाई करने में आसान रहेगा और जमावट भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो ये होता है जमीन का सिलेक्शन, और उसके बाद में जमीन कैसी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है और क्यारियां कैसे बनानी है। तो किसान भाइयों, आप 1 एकड़ के लिए संकरित धान जो होता है, तो नॉर्मली कोई भी किसान भाई 5 से 7 किलो प्रयोग करता है, और अगर वो नॉर्मल रिसर्च और कोई ओपी वेराइटी है, बासमती वेराइटी है, तो तकरीबन 8 से 10 किलो या 12 किलो तक प्रयोग करते हैं। जब आपकी धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार हो गया है, उसके बाद बारी आती है बीज की प्रक्रिया करके बीज की बिजाई करना। किसान भाइयों, बीज की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली धान उगाए जाने वाले क्षेत्रों में, भारत में कहीं भी ले लो, तो वहां पे जीवाणु जनित झुलसा आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और बीज प्रक्रिया में इसका बहुत ध्यान रख के आपको करना चाहिए। उसका मैं मेजरमेंट बताता हूं कि आपको 40 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। उसमें वजन करके 4 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बना के आपका जो भी 1 एकड़ के लिए लगभग 6 किलो से 12 किलो प्रति एकड़ बीज होता है, उसको डुबा देना है। वो डुबा के ज्यादा जो पानी है वो निकाल देना है और गीला रखना है, और इसको लगभग 12 घंटे गीला रख के उसके बाद छांव में सुखा के बिजाई के लिए उपयोग लेना है। उसके साथ ही साथ में फफूंदी जनित रोग आपके क्षेत्र में अगर बार बार आते हैं, तो आपको बीज में 2 ग्राम प्रति किलो कार्बनडेजिम 50% का भी प्रयोग करना है, लेकिन इसको लास्ट में प्रयोग करना है। पहले जीवाणु के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। 12 घंटे का प्रयोग हो गया, बीज सूख गया, थोड़ा सा हल्का सा गीला होगा, तब आपको, मानो कि आपका 10 किलो बीज है तो 10 किलो में 20 ग्राम कार्बनडेजिम 50% एक सरीखी मिला के उसको मिक्स करके थोड़ा सा सुखा के बाद में बिजाई के लिए प्रयोग करना है। आप जब बिजाई करते हो तो जो आपने क्यारियां बनाई है उसमें लाइन बना के उसमें डाल के उसके ऊपर मिट्टी की हल्की परत बना के उसको कवर कर देना है, और उसको कवर करके फिर पानी लेके, नालियों में पानी लेके, नालियां पूरी की पूरी भर देनी है। और पहला पानी जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा जाएगा, नाली शायद दूसरी बार भी भरने की जरूरत पड़े तो पूरी की पूरी भर के पानी धीरे धीरे प्रसरण होके मध्यम तक आ जाएगा, तब तक आपको पानी देते रहना है। अगर नहीं आता है तो फिर से भी पानी देना है, लेकिन पहली बार पानी दे रहे हो तो पूरी की पूरी क्यारियां गीली हो जानी चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि अंत तक गीली रखना है,
तो किसान भाइयों, ये थी बीज प्रक्रिया और बिजाई की बात। किसान भाइयों, जो नर्सरी आपने लगा दी है और बीज आपने बिजाई कर दी है, उसके बाद में आपको हर रोज देखना है कि मिट्टी गीली है या नहीं है। मिट्टी आपको 100% गीली रखना है, और अगर नहीं है तो जो क्यारियों के बाजू में आपने जो नालियां बनाई है, नालियों में धीरे धीरे पानी भरना है। और आपको समर मतलब जैद में अगर गर्मी ज्यादा है तो आपको पानी ज्यादा देर तक भरे रखना है और फिर पानी को बहा के बाहर निकाल देना है। किसान भाइयों, यहाँ पे इस तरह से आपको इरिगेशन यानी कि पानी का व्यवस्थापन करना है। वो आप एक एक दिन देखते जाएंगे कि अगर आपकी जमीन ज्यादा हल्की या बलुई मिट्टी है तो आपको हर रोज देना पड़ेगा, और या तो आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला है तो फिर, या तो आपकी जमीन ज्यादा पानी सोखती है तो फिर आपको पानी एक दिन छोड़ के एक दिन भी देना पड़ेगा। कई कई जमीनों में मैंने देखा है 5-5 दिन में भी पानी देना पड़ता है। जो पानी बाहरी काली मिट्टी है, जो पानी ज्यादा सोखती है, उसमें रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी गीली रहनी चाहिए, उसमें क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। मेरा रेकमेंडेशन आपको ऐसा है कि आप नर्सरी में कभी भी हर्बिसाइड का प्रयोग ना करें। हर्बिसाइड का प्रयोग करने की जगह पे आप इंडिविजुअल जो नाली बनाई उसमें चल के एक एक पौधा को देख के आपको जो खरपतवार का कोई भी पौधा दिखता है उसको आप निकाल दीजिए। यहाँ से निकाल देते हैं तो आपको 100% कंट्रोल मिलेगा, और उसमें कोई भी हर्बिसाइड नहीं जाता है, कोई भी केमिकल का टच नहीं होता है, तो आपको ग्रोथ, विकास, वृद्धि सब कुछ अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, ये था पानी और खरपतवार का नियंत्रण नर्सरी में कैसे करते हैं। धान की नर्सरी में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रबंधन कैसे करते हैं उसका हम आकलन करेंगे। तो धान की नर्सरी में वैसे आपने पहले से ऑर्गेनिक मैटर डाल के रखा है तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालने से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का भी कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। लेकिन आपको जो जो अवस्था में प्रॉब्लम आने की संभावना है उसके आधार पे मैं बताता हूँ। अगर नर्सरी आपकी ऐसी मिट्टी में तैयार की गई है कि जहाँ पे मिट्टी का पीएच मान बहुत ज्यादा है, 8, 8.5, 9 का पीएच है, या तो क्षार की मात्रा यानी कि सॉल्ट की मात्रा सलाइन सॉइल है, तो वहां पे आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना है। यानी कि आपने जो नर्सरी 400 मीटर वर्ग तैयार की थी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त थी, उसमें कम से कम आपको 5 से 6 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहिए। अगर आप 10 किलो तक डालते हो तो चलेगा, और उसके साथ में 2 से 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास डाल सकते हो। अगर ये सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास का प्रयोग किया है शुरुआत में, तो आपको अभी जब नर्सरी के बीज लगाने के बाद उग जाता है और 10 से 15 दिन होते हैं, तब आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता रहेगी। तो वहां पे आपको नाइट्रोजन यूरिया के स्वरूप में 2 से 3 किलो देना है। अगर मिट्टी आपकी ज्यादा क्षार वाली है, पानी में क्षार की पीएच की मात्रा ज्यादा है, तो आप एमोनियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हो। और वहां पे अगर जिंक जिंक यानी कि जस्ता, उसका अगर डेफिशिएंसी लगता है, आपको पीलापन वगैरह लगता है, तांबा कलर लगता है, तो आपको 0.5% जिंक सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हो, जिसमें आप 15 लीटर की टंकी में 75 ग्राम जिंक सल्फेट डाल के छिड़काव कर सकते हो। उसके अच्छे रिजल्ट के लिए आप 1 या 2 नींबू का रस अंदर डाल सकते हो, जिससे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। मार्केट में जिंक के अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि चिलेटेड जिंक 12 से 14%, जो आपको 1 ग्राम प्रति लीटर डालना है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग माप मिलते हैं, वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बीच में अगर ऐसा लगे कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई है, तो आपको बीच में एक बार यूरिया या एमोनियम सल्फेट 4 से 5 किलो प्रति 400 वर्ग मीटर डालना है। और लास्ट में जब आप रोप उखाड़ के बाहर ले जा रहे हो, तब एज ए न्यूट्रिशन नहीं, लेकिन आपको वो प्रोसेस आसान हो जाए, इसलिए यूरिया का प्रयोग करना है 5 किलो प्रति 400 वर्ग मीटर, जिसके कारण आपको पौधा उखाड़ने में और ट्रांसप्लांटिंग शॉक से रोकने के लिए आपने डाला है, तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में मैं इतना बताना चाहूंगा कि नर्सरी का जो पीरियड है बहुत छोटा है, उसमें अच्छे वृद्धि विकास के लिए आप भूमिका जैसे उत्पाद का प्रयोग भी कर सकते हो। धान की नर्सरी के अंदर आपको कीट और रोग का व्यवस्थापन करना है, तो कैसे करेंगे, क्या कीट और रोग आने की संभावना रहेगी, उसके बारे में देखेंगे। तो किसान भाइयों, नॉर्मली आप जो बीज के साथ
जो पुड़िया आती है उसका ट्रीटमेंट करते हो, या तो मैंने बताया है कि आपको क्या क्या रोग आ सकते हैं और क्या क्या आप बीज प्रक्रिया कर सकते हो, तो वो दोनों अगर आपने मिसिंग किया है, अगर आपने वो नहीं किया है और धान की बिजाई डायरेक्ट बीज बो दिया है, तो आपको यहाँ पे जीवाणु जनित झुलसा आने की संभावना रहती है। और ये नॉर्मल रोग है, सभी धान वाले क्षेत्रों में होता है। ये दक्षिणी भारत पकड़ लो या तो यूपी बिहार पकड़ लो, पंजाब पकड़ लो, हरियाणा गुजरात कहीं भी पकड़ लो, ये रोग आने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, इसमें करना क्या है आपको, 40 ppm आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना है। 40 ppm का द्रावण तैयार करने के लिए, घोल तैयार करने के लिए आपको 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति 100 लीटर पानी का प्रयोग करना है। और ये घोल बना के आपको 10 से 15 दिनों के जब धान की नर्सरी हो जाती है उसके ऊपर छिड़काव करना है। आपको अगर ये रोग के लक्षण 20वें दिन पे दिखाई दे तो 20वें दिन पे भी आपको नर्सरी में ही स्प्रे करना है, क्योंकि नर्सरी से ये रोग आगे नहीं ले जाना है। तो आप ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग कर सकते हो जीवाणु जनित झुलसा के लिए। अगर कोई दूसरा रोग आपको लगता है, समर है, जैद है, इतने कोई फफूंदीजन्य रोग आएंगे नहीं, लेकिन अगर कुछ आता है उस समय पे कौन सा वातावरण होगा, कौन सा रोग आएगा या तो कौन सा कीट आएगा, जनरली कीट भी बहुत ज्यादा आते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे एग्री डॉक्टर का संपर्क करके उस समय पे जो प्रॉब्लम है उसका आप आकलन करके उसका नियंत्रण जान सकते हो। किसान भाइयों, ये थी धान की नर्सरी में कीट और रोग प्रबंधन की बात।